हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी सोना। सोना जो कि एक हिरण के बच्चे का नाम है। तो यह कैसे महादेवी वर्मा के पास आई और सोना क्या क्या एक्टिविटी करती थी, यानी कि महादेवी वर्मा के साथ उसका प्रेम प्रदर्शित करने का क्या क्या तरीका था। तो इसके पहले की कहानी में हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी थी और ये भी महादेवी वर्मा का कहना था कि जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, वो मनुष्य के निश्चल प्रेम से परिचित होते हैं, ना कि उनकी हैसियत से, यानी कि सामाजिक स्थिति क्या है इससे पशु को कोई लेना देना नहीं होता। अगर कोई प्यार करता है तो बदले में वो भी बहुत ज़्यादा इंसानों से भी प्यार करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब कहानी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। सोना के साथ आखिर में क्या हुआ अब आगे। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी, यानी धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उसके शरीर के पिताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे, यानी जो वो क्या हो धीरे धीरे वो उसका शरीर डेवलप होने लगा, यानी कि बड़ी होने लगी। और वो ताम्रवर्णी यानी कि जैसे तांबा होता है उसके जैसे उसका रंग थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा, झलक देने लगी। टांगे अधिक सुडौल हो गईं और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा यानी गर्दन अधिक बमकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता यानी कि कोमलता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता जो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती, आँखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के वल्वों में उजली विद्युत का स्फुरन हो। ये सोना का यहाँ पे क्या किया गया है, सोना जो बड़ी हो रही है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि आंखें उसकी और भी खूबसूरत हो रही थी, पैर के खुरों में कालापन आ गया था, शरीर धीरे धीरे उसका ताम्रवर्णी हो रहा था। तो यहाँ पे और उसकी जो आंखें थी नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का जैसे स्फुरन हो, यानी चमक हो, इस तरह से सोना दिखने लगी थी। अब वह प्रायः सूने मैदान में गर्दन ऊंची कर किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। फ्लोरा ने भक्तिन की कोठरी में पिल्ले दिए थे। फ्लोरा कोई डॉग होगा, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि उस पिल्ले दिए थे। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है। फ्लोरा यानी कि जो बच्ची दी थी वो कहीं घूमने बच्चे इसने पिल्ले दिए थे, वो कहीं घूमने गई हुई है। और सोना फक्तिन की कोठरी में पिल्लों के नीचे लेटी है। पिल्लों के बड़े होने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में शामिल कर लिया, क्योंकि सोना को क्या थी, आदत थी अपने पीठ पे छोटे छोटे जानवरों को बिठा लेती थी और अचानक से तेज भागती थी। और जानवर, छोटे छोटे जानवर जो होते थे जैसे गिलहरी, कुत्ता, ये सब पीछे उसके गिर जाते थे और फिर उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। तो ऐसा वो फ्लोरा के बच्चों के साथ भी करने लगी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। कौन कह रही हैं? महादेवी वर्मा की। उसी वर्ष गर्मी का मौसम था और मेरा बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना। छात्रावास बंद था, यानी हॉस्टल्स बंद था, अतः सोना के नित्य
नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गया है। यानी जो सोना का जो डेली उसका काम था, उठना वगैरह सब कुछ जो चहल पहल करती थी, वो भी क्या हो गया, हॉस्टल बंद होने से बंद हो गया। सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का न बोध था न प्रत्यावर्तन का। यानी सोना को ये सब बातों का यहाँ पे कोई ज्ञान ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, और नहीं प्रत्यावर्तन का। प्रत्यावर्तन यानी लौटने का, यानी कि ये सब चीज़ों का सोना को बोध नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब लौटूंगी। ये सब से उसे कोई भी ज्ञान नहीं था कि मैं कहाँ जाना है, क्या करने जा रही हूँ, ये सारा। इसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। इसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। मतलब ऐसा होना मेरे लिए भी क्या था, सहज ही था। ऐसा कह रही हैं महादेवी वर्मा कि ये सब चीज़ें सोना नहीं समझ जो रही थी, वो सामान्य बात थी। फिर यहाँ कह रहा, पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। यानी पैदल जा रही थी तो जो समर का जो छुट्टी होता है वो समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तो बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। महादेवी वर्मा को क्या था, शौक था ना बहुत सारे पशु पालने का, तो और भी जानवर रहते थे इनके साथ। तो जब ये लौट करके आई 2 जुलाई को, तो बंगले के द्वार पे जो उनका मकान था, उसके द्वार पे बहुत सारे पालतू जीव जंतु आकर के सब अपना कोलाहल करने लगे, यानी कि बातें करने लगे, बोलने लगे। गोधूली कूद कर कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। ये जो जानवर है उसका नाम गोधूली है, हेमंत बसंत, ये सब को कह रही है महादेवी वर्मा कि ये सब मेरा स्वागत करने लगे अपनी बोली से, भाषा से। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। किसको खोजने लगी? सोना को। क्यों? वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे ऊपर से छलांग नहीं लगाती? यानी अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए वो क्यों नहीं मेरे ऊपर से छलांग लगा रही है? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। यानी कि जो माली था, यानी कि जो पेड़ पौधों को देखता था, उसके हाव भाव से महादेवी वर्मा कुछ समझने लगी कि सोना के साथ लगता है कुछ बुरा हुआ है। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल आती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उनके खाद्य और स्वाद प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। यानी इनका कहना है कि जब मैं नहीं थी तो सोना कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी मुझे खोजते हुए। और इनका ये भी कहना है कि इतने बड़े जो हिरनी है, इसको पालने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन इसको खाने वाले लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। जो अगर मैं छोड़ देती तो सोना को कोई भी उठा के ले जाता और उसे खा जाता। इसी आशंका ने माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना प्रारंभ कर दिया था। तो यही डर था कि लोग पालेंगे कम और खा जाएंगे अगर सोना गई तो, बाहर निकली तो, किसी के हाथ आई तो, क्योंकि ज़्यादा ऐसे ही लोग हैं। तो ये जो शंका थी, इसके डर से माली ने मैदान में
एक लंबे रस्सी से उसको बांधना शुरू कर दिया था। इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि सोना उछलते रहती थी, कूदते रहती थी, खोजते रहती थी महादेवी वर्मा को। तो मालिक को लगा कि चलो ऐसे बांध के थोड़ी सी जगह में नहीं रखते हैं, इसे बहुत बड़ी रस्सी में बांध देते हैं ताकि ये मैदान में आराम से चल फिर सके, कूद सके, उछल सके, अपना वो एक्टिविटी कर सके। इसलिए लंबी सी रस्सी में माली ने उसे बांध दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। यही उसकी अंतिम सांस और उछाल थी। तो ग्राउंड में तो बांध दिया था, लेकिन वो महादेवी वर्मा को सोना खोजते रहती थी और इसी खोज में वो क्या की, इतनी तेज उछली क्योंकि महादेवी वर्मा उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसे लगता था पता नहीं कहाँ है, या जो भी उनको हर समय खोजते रहती थी। इसी रस्सी क्या थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो वो क्या की, कंपाउंड से, जो उनका कंपाउंड था उससे बहुत ऊंचा उछल गई और रस्सी तक उछली और रस्सी के कारण उछली और रस्सी जो था वो बांधी हुई थी, इस कारण से वो धरती पर आकर के मुंह के बल गिरी। यानी कि बहुत तेज इसकी उछाल थी कंपाउंड से बाहर वो उछलने के कारण, और रस्सी से बंधे हुए होने के कारण उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। उसकी अंतिम सांस और उछाल थी। सब उस सुनहले हिरण की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कराएं और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना के करुण कथा का अंत हुआ। यानी कि फिर क्या किया गया, उसे गंगा में प्रवाहित किया गया। तो इस प्रकार कह रही हैं कि निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली, यानी कि हम लोगों के बीच पली सोना के करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, पर संजोग से फिर हिरन ही पालना पड़ रहा है। महादेवी वर्मा। यानी कि ये जो है, ये जो कहानी है वो किस शैली में लिखी गई थी, संस्मरण शैली में। तो याद कर रही हैं क्योंकि फिर उनको क्या पालना पड़ रहा है। सुस्मिता जो उनके परिचित की पौत्री हैं, उसने फिर हिरन ही इनको पालने के लिए सौंपा है। तो फिर यही उनको याद आ रहा था, जो कि इस कहानी को उन्होंने संस्मरण शैली में लिखा है। ये थी महादेवी वर्मा की कहानी सोना। जीवन मूल्य क्या है इस कहानी का? पशु पक्षी के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, हिंसा का नहीं। उनमें भी भावनाएं होती है, यानी हिंसा नहीं, मारना नहीं चाहिए उन्हें। उनमें भी क्या होती है, भावनाएं होती है, यानी कि इमोशंस होते हैं। अगर मनुष्य उसे प्यार देता है तो वो भी बदले में मनुष्य को प्यार ही देते हैं। तो यही थी कहानी सोना की। आज यह समाप्त हो गई। कैसी लगी आप लोगों को कहानी, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।